नेपाल में शुरू हुआ जेनजी आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया एक चिंगारी के रूप में काम किया, क्योंकि सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। जेनजी नाराज हो गए, सड़क पर आ गए, सड़क से लेकर संसद परिसर तक चले गए। इतना हंगामा हुआ, इतना धरना प्रदर्शन, सब कुछ हुआ कि उनको रोकने के लिए ओली सरकार ने ऐसी गलतियां कर दी कि 19 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। और अब ओली ने अपने प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी ये सब कुछ रुकने का नाम इसलिए नहीं ले रहा है कि सोशल मीडिया तो सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट था। लोग दरअसल परेशान थे भ्रष्टाचार से। ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो ये जो जेनजीज हैं, जेनजीज एक बार जल्दी से आपको समझा देती हूँ कौन है। आप जेनजी टर्म बहुत सुनते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि जो रफली 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, जो अब समझदार भी हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, जिन्होंने राजशाही नहीं देखी थी, जिन्होंने पिछला कुछ नहीं देखा था, लेकिन जब से उनको समझ में आया है कि आखिर क्या होती है राजनीति, तब से वो इस सरकार को देख रहे हैं, ऐसी सरकारों को देख रहे हैं। और उनको लगता है कि भ्रष्टाचार इस लेवल तक हो गया है कि इनके बच्चे तो रईसी में जीते हैं और हम लोग हैं जो कि संघर्ष करते हैं। इसीलिए इनके इस पूरे प्रदर्शन का नाम नेपो किड्स आंदोलन था। नेपो किड्स यानी जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उनके बच्चे महंगी महंगी घड़ियां पहनते हैं, फॉरेन ट्रिप्स करते हैं, बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं, घूमना फिरना, ऐशो आराम सब कुछ उनके पास है। लेकिन शिकायत उनकी ये कि हम क्यों संघर्ष कर रहे हैं। और इसीलिए सड़क पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, अब नेपाल की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि मंत्री भागते हुए नजर आ रहे हैं, जनता बेहद त्रस्त हो चुकी थी। और इसीलिए मैं आपको ये खबर जो दिखा रही हूं, भारत का पड़ोसी देश, ऐसा देश जहां पर हिंदू जनता है और जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पर भ्रष्टाचार से परेशान होकर लोग सड़क पर आ जाते हैं। और लोग ही नहीं, ये जेनजीज हैं, ये वो युवा हैं जो कि देश का भविष्य है। ये मत सोचिए और ये मत सोचकर अपने आप को दिल बहलाते रहिए कि जेनजीज हैं, इनको तो सिर्फ सब कुछ चाहिए, आराम पसंद चीजें। पर ये सड़क पर आ सकते हैं जब आप इनका आराम छीनने की कोशिश करेंगे। ओली सरकार ने सबसे बड़ी गलती ये की कि कोर्ट ने कहा था, जरूर कहा था, लेकिन कोर्ट की आड़ में जो इन्होंने किया वो बेहद ही गलत कदम उठा लिया। पहले ही लोग परेशान थे, उसमें ट्रिगर का काम किया। कोर्ट ने ये जरूर कहा था कि ये जो सोशल मीडिया है इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और वहीं इसके ऊपर निगरानी रखने के लिए कानून बनने चाहिए। पर यह थोड़ी कहा था कि बैन कर दो। ओली सरकार ने बैठकर इसको बैन कर दिया। यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एवरीथिंग वाज बैंड। और अब हालत यह हुई है कि ये बैन हटाने के बावजूद ये आंदोलन रुक नहीं रहा है, ये आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर नहीं था, लेकिन ये जिस तरह की कोशिश ओली सरकार की लगातार होती रही। केपी शर्मा ओली भले ही अब इस्तीफा देकर बैठे हैं, भले इनके और मंत्री भी इस्तीफा देकर बैठे हैं, कल ही गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये सब कुछ एक ट्रिगर के रूप में स्टार्ट हुआ। और अब ऐसा लगता है कि पूरा सत्ता पलट, तख्ता पलट करके ही ये जेनजी मानेंगे। और अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सड़क पर, सड़क से लेकर संसद परिसर तक, ये सिर्फ यहीं पर सीमित नहीं है। जेनजीज हैं तो ऑनलाइन भी, सोशल मीडिया पर भी इनकी नाराजगी देखी जा सकती है। और जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है वो है नेपो किड। वहीं साथ साथ इन लोगों ने कुछ नारे भी लगाए, क्योंकि ये उन नेपो किड्स की रईसी से और उनके वीडियोस देखकर बेहद ही परेशान थे। और फोटोज के जरिए ये दिखा रहे हैं, वीडियोस के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर देखिए किस तरह की महंगी घड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी कारों में ये लोग घूमते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, हमारी सुख सुविधा बिल्कुल नहीं है और ये लोग पूरा सुख सुविधा भोग रहे हैं। उनका कहना है कि आम आदमी जो है वो सुख सुविधा के लिए संघर्ष कर रहा है और इसीलिए इनका नारा था, हमारे टैक्स और तुम्हारी रईसी। ये गुस्से के साथ जेनजी सड़क पर इन नारों के साथ नेपाल की सड़कों पर गूंजते हुए दिखाई दिए। और साथ ही वो सवाल पूछ रहे हैं कि नेपाल के नेताओं के बच्चों के पास इतने पैसे आखिर आ कहां से रहे हैं। नेपाल में आम लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। वहीं सरकारी पैसों का दुरुपयोग हो रहा है और जो सत्ता में है वो रिश्वतखोरी कर रहे हैं और ये सब कुछ लोगों के टैक्स के पैसे से किया जा रहा है। वहीं सवाल एक बड़ा ये भी है कि आखिर केपी शर्मा ओली ने इतने खराब तरीके से सब कुछ क्यों मैनेज किया, ये सब कुछ क्यों होने दिया और पूरे प्रदर्शन को वो
ठीक से डील ही नहीं कर पाए कि 19 लोगों की जान चली गई। कितने लोगों के घरों के चिराग आप सोचिए कि बुझ गए, कई घायल इसमें बताए जा रहे हैं। तो इनको लगता है कि अब रेजिग्नेशन देने से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब चिंगारी की तरह काम कर रहा है। सबके अंदर रोष बहुत पहले से है। और जिस तरह से केपी शर्मा ओली ने, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, और इसीलिए भारत में भी ये समझने की जरूरत है कि कभी भी जनता सड़क पर आ सकती है, ये जेनजीज भी सड़क पर आ सकते हैं जब अति हो जाती है। और अति ये हो गई कि एक तरफ से पहले ही ये लोग मेन स्ट्रीम मीडिया जो है नेपाल का, उसको दबाने की कोशिश करते रहे, और अब सोशल मीडिया के ऊपर भी जब ये अपना शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे थे तो इन युवाओं से रुका नहीं गया। और इस बार वो सीधा पहुंच गए सड़क पर, और सड़क पर पहुंचते के साथ ही बिना किसी लीडरशिप में ये एक तरह से पहुंचे इस विचार के साथ कि इस बार इस सरकार को बदल के ही रहेंगे। लेकिन अब जब रेजिग्नेशन हो चुका है, अब इसके बाद क्या है इनके पास विकल्प? कौन होगा इनका भविष्य? किसके ऊपर ये जेनजीज इस वक्त नजर बिठाए बैठे हैं कि ये अब इनके आगे वाले भविष्य में नेता होंगे? तो एक नाम जो सबसे ज्यादा इस वक्त छा रहा है, जिसकी बात हो रही है, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह। इनसे लोग सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं कि इस्तीफा देकर नेतृत्व करें। नेपाल में जब भी वैकल्पिक राजनीति की बात होती है तो बालेन शाह का नाम अक्सर आता है। ये कौन है? ये गायक हैं, पहले रैपर हुआ करते थे, और जेनजीज को विश्वास इनके ऊपर है। लेकिन इन्होंने कोई खास काम नहीं किया कि इनके ऊपर विश्वास हो कि ये कुछ अच्छा कर सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन ये जिस तरह के भाषण देते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, कभी कभार भड़काऊ भी होती हैं, जो उनको शायद उस पद पर रहते हुए या फिर आने वाले समय में अगर एक भविष्य में एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बनना है तो क्या वो उसको जिम्मेदारी के साथ उठा पाएंगे? क्योंकि मैं आपको उनका एक वक्तव्य बताती हूं जो कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए। तो बालेन शाह ने कहा था कि सिंह दरबार में आग लगा देंगे। अब इस तरह की एकदम भड़काऊ भाषण अगर आप देंगे जो कोई भी जिम्मेदार नेता कभी नहीं बोल सकता, लेकिन इनके ऊपर विश्वास किया जा रहा है कि ये आगे भविष्य में इस देश को संभाल सकते हैं। ये आंदोलन इस वक्त जो चल रहा है, मैं आपको एक अपडेट और दे देती हूँ इससे जुड़ी हुई। नेपाली कांग्रेस, जो कि केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के साथ सत्ता में है, उसके एक नेता ने बीबीसी से नाम ना छपने की शर्त पर कहा है कि नेपाली कांग्रेस पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी ओली की पिछलग्गू बन गई है और इन्हें किसी तरह से सत्ता में भागीदार बनकर रहना है। तो आप देखिए कि किस तरह के पॉलिटिक्स इस वक्त नेपाल में हो गई है। लेकिन हमारा पड़ोसी देश है, भले ही छोटा देश है, लेकिन वहां से, और हम पहले देख चुके हैं कि श्रीलंका में भी किस तरह से लोग सड़कों पर आए, हमने बांग्लादेश देखा, म्यांमार हमने देखा। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद एक सीख के तौर पर लेना चाहिए कि कभी भी किसी नेता को ये नहीं समझना चाहिए कि वो इनविंसिबल है और वो जो भी करता रहेगा वो देश की जनता हमेशा सहती रहेगी। कभी तो ऐसा पॉइंट आता है, एक सैचुरेशन आता है जब लोगों के लिए अति हो जाती है और कोई भी आपका एक फैसला उसमें ट्रिगर का काम कर सकता है, जिसकी वजह से जनता सड़क पर आके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे दे। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिनको भी रुचि है राजनीति में इस वक्त क्या हो रहा है, आसपास के देशों में क्या हो रहा है और उससे भारत पर किस तरह का असर भी पड़ता है और हमारे लिए क्या क्या सीखने की जरूरत है। तो इसे शेयर कीजिए। सत्यमेव जयते।